बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद चटाते हैं। हाँ। सबसे पहली रस्म मुझे मेरे ख्याल से वो सबसे गंदी चीज है। सबसे पहले स्तनपान बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ बच्चे की भूख ही नहीं मिटाता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाले उसमें अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं। मसाज इज मीन फॉर बेबी एंड मदर कॉन्टैक्ट। बेबी को सेंसिटाइज करना है और मदर और बेबी का बॉन्डिंग बढ़ाना है, इसलिए मसाज आया है। वो कोई दाई से बाई से नहीं करना है, रगड़ा पैटिस बिल्कुल नहीं करना। हाँ, वो तो उसको लटका के वो रगड़ा ना, ये सब चीजें कहीं पे मेडिकली एडवोकेटेड नहीं है। बच्चे को पानी नहीं पिलाना है पहले 6 महीने। बहुत बार लोग बोलते हैं अरे उसका मुंह सूख रहा है, उसको पानी पिलाओ, ये बहुत गलत चीज है। तो पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। अन्नप्राशन में what are the foods which should be avoided and what are the foods which should be must included? Yes. And in what proportion, what frequencies? बहुत सारी दादी के नुस्खे रहते हैं घर में। दादियाँ बनाती है कि तुअर की दाल डालेंगे, उसके ऊपर मसूर की डालेंगे, उसके ऊपर गेहूं डालेंगे या उसके अंदर राइस डालेंगे, उसको पीस के लाएंगे। दैट इज द बेस्ट फूड। अच्छा। एंड ऐड सम घी इन इट, तो इट मेक्स कंप्लीट फूड। तो ये आप दीजिए ना, कोई सेरेलैक फैरेक्स सब गलत है। जब हमारी जो मदर प्रेग्नेंट रहती थी तो बुनती थी, हाँ, स्वेटर बनना रहता था और उसके साथ एक झुंबर बनता था। हाँ, व्हाट वाज दैट? बुनना यानी गर्भ संस्कार, कॉन्सेंट्रेशन। मदर यूज टू कॉन्सेंट्रेट। अभी मदर दिखती है मोबाइल पूरे प्रेग्नेंट, वो ढूंढते रहती कौन से प्रोडक्ट मेरे बच्चे। वो कभी भी एक स्थिर नहीं देखती, वो दिन भर मल्टीपल साइड देखेगी, तो वो चंचलता बेबी में आएगी। इट कॉजेस हाइपर एक्टिविटी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनफिल्टर्ड स्टोरीज, योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल। एक्चुअल में हमारा जो डॉक्टर सीरीज या मेडिकल सीरीज चल रही है, उसमें एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक होता है जो मोस्ट ऑफ द न्यू पेरेंट क्यूरियस होते हैं। वो है न्यूबॉर्न बेबीज पे या किड्स एंड टॉडलर्स पे किस तरीके से वर्कआउट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे एडवाइसेस होते हैं एल्डरली और सराउंडिंग से, पर बच्चा इतना डेलिकेट होता है कि खुद पेरेंट कंफ्यूज्ड रहते हैं। सो वी हैव अ वेरी वेरी फेमस पेडियाट्रिक विद अस, मतलब शायद पूरा विदर्भ, शायद पूरा महाराष्ट्र जानता है डॉक्टर सचिन पावडे विद अस। थैंक यू। वेलकम सर टू आवर चैनल। थैंक यू। इंट्रोडक्शन में एक्चुअल में एक 2 सेकंड सर मैं लेना चाहता हूँ कि देखा जाए तो एक बच्चे की एंट्री आपके जिंदगी में एक नए तरीके की फीलिंग्स, इमोशन, पूरी दुनिया बदल देती है। आपका जो प्यार का जो डेफिनेशन था लाइफ में, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एक बच्चे का आना आपके पूरे घर के सराउंडिंग को बदलता है, पर उसकी सही तरीके से कैसे केयर ली जाए, उसके अपब्रिंगिंग में क्या सच में मिथ्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, हम उसे कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाए, right from the skincare to feeding habits to burping to अन्नप्राशन, everything we are going to discuss on this podcast. Just आपको एंड तक इसे देखना होगा, बहुत ही यूजफुल कंटेंट होने जा रहा है दोस्तों। तो स्टिक टू दिस चैनल फॉर 1 hour, फॉर नेक्स्ट 1 hour एंड कंप्लीट दिस पॉडकास्ट इफ यू आर अ न्यू पेरेंट। सर, मतलब कहीं और से नहीं, सीधे स्टार्ट करते हैं कि क्या पहले 5 मिथ्स है। जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी हमारे जिंदगी में आता है, तो क्या फर्स्ट 5 मिथ्स है उसके अपब्रिंगिंग में? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ बुलाया और हमारे जो यंग पेरेंट्स हैं उनके साथ रूबरू करने का मौका दिया। मिथ्स बहुत सारे हैं जो हम न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, जब बच्चा पैदा होता है तो एवरीवन इज एक्साइटेड कि अपने घर में कोई नया मेहमान आया है, और इसलिए सबको सब कुछ करना रहता है कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी कि बहुत सारी चीजें नेचुरली होती है और हमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता है। हमको जो बेसिक केयर अगर हम करते हैं तो दैट इज ऑल राइट। सबसे पहले होता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद चटाते हैं। हाँ। सबसे पहली रस्म मुझे मेरे ख्याल से वो सबसे गंदी चीज है जो हमने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है उसमें सूडोमोनास नाम के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और अगर हमारे शरीर में जाते हैं तो उसमें हमारा बच्चा, जिसकी प्रतिकार शक्ति बिल्कुल ही कम रहती है जन्म हुए बराबर, उसमें इन्फेक्शन फैल के बच्चा सेप्टिस्मिया में जा सकता है। तो सबसे पहले जन्म हुए बराबर सबसे पहले माँ का दूध ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल, जन्म झाल्यानंतर ताबडतोब बाळाला आईचं दूध पाजलं पाहिजे। ये सबसे जरूरी है। कोई बाहरी चीज हमको उनको देना नहीं है।
उसके बाद में है कि बच्चे को माँ के साथ ही रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को हम दाई के पास दे देते हैं या कोई दादी या नानी उसको लेके बैठते हैं। सबसे पहले एज अर्ली एज बच्चे को माँ की छाती से लगाना है, क्योंकि बच्चे को जो माँ की ऊब है, जो माँ का वार्मथ है, वो बच्चे को मिलना चाहिए। बच्चा के जन्म हुए बराबर बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको पूरा पोंछ डालो। आप देखते हैं कि आपको भी अभी बेबी आपके घर में आया, आपका भी बहुत अभिनंदन। उसके आंख पे व्हाइट कलर का एक कोट रहता है, जिसको हम वर्निक्स कैजियोसा बोलते हैं। वो दादी बोलती है, नानी बोलती है उसको निकाल डालो, उसको निकालना नहीं है। वो जो चीज है बच्चे के शरीर में, उसको स्किन को वो प्रोटेक्ट करती है। माँ के पेट के अंदर जो रहता है वो प्रोटेक्शन रहता है, तो ये चीज नहीं करना है। बहुत मैक्सिमम ये चीजें हॉस्पिटल में हो जाती है, तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ ऑलरेडी ट्रेन रहता है। तो सबसे पहले बच्चे को कुछ चटाना नहीं है, एज अर्ली एज माँ का दूध पिलाना है, बच्चे को और माँ को साथ में ही रखना है, जिनको हम रूमिंग इन बोलते हैं, कंगारू केयर भी बोलते हैं, कि जिसको बच्चे को साथ में रखते हैं। पहले आप देखते थे कि बहुत न्यूबॉर्न है, वेट कम है, तो उसको एनआईसीयू में हम शिफ्ट करते थे। तो अनलेस एंड अदरवाइज बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो अभी हम एनआईसीयू में भी नहीं रखते, बच्चे को मदर के पास ही रखते, क्योंकि बच्चे की ऊब, माँ की ऊब बच्चे को मिलती है। सबसे पहले स्तनपान बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ बच्चे की भूख ही नहीं मिटाता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाले उसमें अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं, जैसे आईजीए है, ये बच्चे को इम्यूनिटी देता है, प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, बच्चे को बहुत सारी चीजों से, इन्फेक्शन से बचाता है। बच्चे को टॉप मिल्क बिल्कुल देना नहीं है। बोलते कि पहले माँ को दूध ही नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा ही दूध आता है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे को जो भी 2-2, 3-3 बूंद जो कोलेस्ट्रम आता है, जिसको मराठी में या हिंदी में चीक बोलते हैं, वो जो ऐसा घट्ट रहता है, ठीक रहता है, वो बच्चे को देना जरूरी है। उसके अलावा कोई भी चीज बच्चे को नहीं देना है, टॉप फीड नहीं देना है। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं जिसमें माँ को दूध नहीं है या कुछ कारणवश माँ का दूध नहीं पिलाया जा सकता, उस वक्त आप डॉक्टर के एडवाइस से उसको वो चीज देते हैं। बच्चे को पानी नहीं पिलाना है पहले 6 महीने। बहुत बार लोग बोलते हैं अरे उसका मुंह सूख रहा है, उसको पानी पिलाओ, ये बहुत गलत चीज है। तो पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा डॉक्टर के एडवाइस के बिना आपको कुछ भी नहीं देना है। हुए बराबर मुंडन करना, ये बहुत बड़ी एक आपने इसमें ये है कि हुए बराबर मुंडन करो, वो नहीं करना है, क्योंकि स्किन बहुत नाजुक रहती है, उसमें कुछ ना कुछ अगर इंजरी होती है तो वो भी आपका इन्फेक्शन पकड़ लेती है। उसके बाद जो नाल बच्चे की हम काटते हैं, उसमें बहुत सारे लोग उसके अंदर तेल डाल देते हैं, उसके अंदर कुछ लोग कुमकुम डाल देते हैं, ये सब गलत चीजें है। उसको क्लीन रखना है, उसको ड्राई रखना है, और उसको स्पिरिट से क्लीन करना है। जो हमें डॉक्टर्स भी बताते हैं कि उसको स्पिरिट से क्लीन करो, उसको कोई चीज उसको लगाना नहीं है। ये चीजें बहुत ही जरूरी है, जो बच्चे के जन्म हुए बराबर हमने करनी चाहिए। उसके बाद भी जो चीजें है वो आप आगे के संभाषण में आएंगे। सर, एक मतलब सबसे पहला अगर कुछ बेबी के लाइफ में आता है तो वो है मदर्स मिल्क। तो व्हाट आर दी रियली गुड फीडिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी? मतलब मैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ क्वेश्चन को। इन द फर्स्ट 15 डेज कुछ चेंज होता है क्या? 15 डेज के बाद कुछ मेथोडोलॉजी चेंज करनी है क्या? अप टू 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ टू टिल 1 ईयर और व्हाटएवर टाइम पीरियड वी शुड फीड? सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, जो हमने अभी डिस्कस किया। मेथोडोलॉजी है कि बच्चे के मुंह में मदर का ब्रेस्ट पूरी तरह जाना चाहिए, नॉट ओनली निपल्स। निपल रहता है और उसके बाद में का जो सर्कुलर पार्ट रहता है, जिसको एरियोला बोलते हैं, तो मदर वो पूरा का पूरा बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। इसलिए बच्चे का हेड जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, आपके जो एल्बो में। तो एल्बो में ये होगा, हाथ इस तरह होगा और बच्चा यहाँ से ऐसा, और फिर आपको यहाँ से आप बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड बेबी शुड बी लाइटली टिल्टेड। ये प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन है, और ये पोजीशन ऐसे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बीच एज कोई पोजीशन में चेंज नहीं होता, वो आपको कंटिन्यू यही पोजीशन में देना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मदर थक जाती है, वो बोलती है मैं सुला के पिलाऊं, तो बच्चे को सुला के पिलाना नहीं, कभी भी नहीं पिलाना है। क्योंकि हम जब बच्चा ऐसा रखते हैं तो बच्चा आपका टिल्टेड रहेगा, तो उसके पेट में यहाँ से दूध जाएगा, जहाँ से मुंह से डायरेक्ट पेट में जाएगा। लेकिन अगर आप सुला के पिलाते हैं तो बच्चे का अगर पेट की पोजीशन ऊपर रहती है तो कभी कभी वो दूध एस्पिरेट करने का डर रहता है, वो पेट में न जाते हुए सांस नलिका में आ सकता है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि बेबी शुड बी fed in a upright position, mother should be upright or slightly tilted,
और हैंड आपका यहाँ पे उसका सर आएगा और इट शुड बी स्लाइडिंग लोअर डाउन सो दैट बेबी शुड बी लाइक दिस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे ट्विंस है, उस वक्त आपको दोनों साइड में, जिसको हम फुटबॉल पोजीशन बोलते हैं, कि ये जैसे हम फुटबॉल को पकड़ते हैं या वॉलीबॉल को पकड़ते हैं उस तरह से हम फीड कर सकते हैं। इनकेस अगर मदर लाइंग डाउन है, वो उठ नहीं सकती है, पहले 2-3 दिन सीजर का इशू रहता है, सीजर में मदर हम नहीं बिठा सकते, तो उस वक्त विथ असिस्टेंस जो आपका मेडिकल स्टाफ वहां पे रहता है, उसके असिस्टेंस से मदर अगर ऐसी सोती है तो बच्चा यहाँ रहेगा, उसका दूध मुंह और बच्चा ये बाजू में नीचे जाएगा। अच्छा। तो नॉर्मली फीड उसके पेट में से नीचे जाएगा। तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हॉस्पिटल में हमारा स्टाफ जो रहता है, दे आर मोस्टली ट्रेंड। लेकिन घर में अगर आपको पिलाना है तो आपको घर में मदर अपराइट ही रहनी चाहिए। 30-60 डिग्री या 45 डिग्री टिल्ट भी रह सकती है, लेकिन सो के दूध नहीं पिलाना है। रात को कभी कभी बच्चा रोता है, नींद खुल जाती है, तो आपको उनकी सास है, उनकी माँ है, उनको उनकी हेल्प करना है और उनको हेल्प करके मदर को उठा के फिर ही दूध पिलाइए। क्योंकि ये सब चीजें मैं इसलिए ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि एस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। कभी कभी माँ को नींद आ रही है, उसने बच्चे को ले लिया, नींद में पिला दिया, बच्चा ऐसा पड़ा है, मदर एक साइड में हो गई, साइड में पी लिया, तो आप देखो बाय ग्रेविटी दूध वहीं रहेगा ना, वो पेट में जाएगा नहीं, क्योंकि एक सेम पोजीशन में रहेंगे। और उस वक्त सडन इन्फेंट डेथ, जिसमें बच्चे का अच्छा बच्चा जो दिख रहा था और सुबह आपको डेड बॉडी मिल गई, ऐसा भी कभी कभी बहुत रेयर है, लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल। एक्सट्रीम उसका रिजल्ट यस, तो इसलिए फीडिंग करना है तो बैठ के ही करिए, और इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर सो के करना है तो मदर शुड बी स्ट्रेट, शी शुड नॉट बी ऑन वन साइड, और उसके ऊपर बच्चे का मुंह माँ के ब्रेस्ट के ऊपर पकड़ना है और बच्चा वहां से नीचे जाना चाहिए, हालांकि दूध बाय ग्रेविटी उसके पेट में। तो ये आपको ये चीजें करना है। राइट सर, व्हाट शुड बी द कॉमन फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग और ओवर द टाइम, क्या वो बदलते जाती है? नॉर्मली बच्चे को भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो ही टेक्स फीड एवरी 2 आवरली। हम बताते हैं कि एट डिमांड, जब भी फीड कर डिमांड है उसको दो, उसको नहीं समझेगा 2 घंटे हो गए, आधा घंटा हो गया, वो अगर आधे घंटे से मांगता है तो आधे घंटे से दो, वो अगर 2 घंटे से मांगता है तो 2 घंटे से, लेकिन 3 घंटे के ऊपर उसको सोने मत दो। बेबी इज नॉट टेकिंग फीड अप टू 3 आवर, उसको 3 घंटे के बाद उठाओ। उसके पहले मांगता है तो उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एवरी 3 आवरली फीडिंग होना ही चाहिए। शुरुआत में आप 2-2 घंटे से पिलाइए, लेकिन सबसे अच्छा है कि एट डिमांड, जब भी डिमांड करता है उसको फीड दो, मदर का वही काम है। एंड वो घर के सब फैमिली मेंबर है, उसने उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो फीडिंग का सबसे ज्यादा जो सिलसिला, पहले 6 महीने तक आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होगा, तो उस वक्त मदर के लिए उसके जो रिलेटिव्स है, उसका हस्बैंड है, हस्बैंड भी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बार बच्चा हो गया और माँ के ऊपर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पिताजी की, बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मदर की ये पूरा जो प्रवास है, नॉट ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, उसका प्रेग्नेंट होने से बच्चा बड़ा होने तक, इसमें उतनी ही उसके पिताजी की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग में पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए। सर, एक न्यूबॉर्न्स में जनरली इश्यूज देखे जाते हैं, कॉलिक, ये एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे उसे आइडेंटिफाई करें कि बच्चे का ये वाला रोना कॉलिक का है, और उस पे क्या उपाय है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट इट इज अ कोली की पेन या भूख लगी है। अगर बच्चा रो रहा है तो उसको फीड को लो, अगर बच्चा फीड भूखा है तो वो दूध पी के शांत हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा दूध पी के भी शांत नहीं हो रहा है, या बच्चा रो ही रहा है, शांत नहीं हो रहा है, दूध ही नहीं पी रहा है, पकड़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब बच्चे को कहीं पे तो भी पेन है। पेन है तो वो मोस्ट कॉमन पेन इन बच्चा इज कोली की पेन। कोली की पेन इज मोस्टली ड्यू टू, अगर हम फीडिंग करते हैं और उसका प्रॉपर बर्पिंग नहीं हुआ, हम जिसमें डकार निकालना बोलते हैं, तो गैस बच्चे के पेट में रह जाती है, और उस वक्त गैस पास न होने की वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है और रोता है। लेकिन कुली की बोलने के पहले बहुत सारी चीजें जो हमने रूल आउट करनी चाहिए। सबसे पहले बच्चा भूखा है क्या, दूसरा बच्चा अनकंफर्टेबल है क्या, अनकंफर्टेबल क्यों होगा, अगर बच्चे ने पेशाब की है, उसका डायपर गीला है, डायपर तो वापरना नहीं है, उसकी लंगोट गीली है, उसका बिछाना गीला है, तो भी वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। कभी कभी हम हमारे खुशी से बच्चे को कपड़े पहनाते हैं, कोई तो भी नया पहना दिया, उसमें टिकली लगी रहती है, उसमें कुछ तो भी लगा रहता है, कहीं सॉक्स पहना दिए, तो ये सब चीजें जो है ये बच्चे को हर्ट कर सकती है और उसकी वजह से भी बच्चा रोता है। कभी कभी उसकी जो नाल रहती है उसमें क्लैंप लगा रहता है, उसमें कभी धक्का लगता है, हमें पता नहीं रहता,
उससे बच्चा रोता है। कभी टेम्परेचर रूम का बहुत ज्यादा है या बहुत ठंडा है, उससे भी बच्चा रोता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो बेबी को डिस्कम्फर्ट कर सकती है, उसके वजह से भी बच्चे रोते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर बर्पिंग करते हैं, बच्चे को उल्टा करके रखते हैं, यू कैन बच्चे को प्रोन में रख दीजिए, प्रोन में पेट के बल अगर सुला दीजिए। पेट के बल सोने से बच्चा शांत हो जाता है, इसका मतलब इट वॉज अ कोलिकी पेन। और उसके बावजूद भी अगर आपको 1-2 घंटे में लगता है कि बच्चा बराबर कंफर्टेबल नहीं है, तो यू कैन शो टू योर डॉक्टर एंड देन ही विल डिसाइड। कभी कभी ईयर एक होता है, कभी कभी नोज ब्लॉक होता है, ये बहुत सारी चीजें बच्चे, क्योंकि बच्चे को उसको क्या हुआ बताने के लिए एक ही है, और वो रोना। तो रोना डिफरेंशिएट करना जो डॉक्टर हम लोग देख देख के हमारे ध्यान में आ जाता है क्या है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको बताना कि ये इसके वजह से रो रहा है। तो सबसे पहले बच्चा रो रहा है तो फर्स्ट रूल आउट कॉमनेस्ट थिंग एंड देन थिंक ऑफ डिसीज। क्या सर कॉलिक का कुछ ऐसा मतलब एक जनरल डिस्कशन है कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग में ही भी कॉलिक होता है, जैसे उसको हम इवनिंग कोलिक बोलते हैं। इट इज नोन एज इवनिंग कोलिक। सहसा शाम में बच्चे 6 से 7 बजे तक रोते हैं, 1-1.5 घंटा रोते हैं और उसके बाद में शांत हो जाते हैं। तो इट शुड बी टेकन एज नॉर्मल, उसके लिए ऐसा कोई कारण नहीं है। तो अब वो उस वक्त रोता है, हम उसको कोलिक की समझते हैं, और वो इवनिंग को होता है, एक नाम गिर गया कि इवनिंग कोलिक, बट एज सच उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। सहसा ऐसा होगा कि वो दिन भर हम सब लोग रहते हैं, उसको लेके रहते हैं, इवनिंग में हम भी थोड़े रिलैक्स रहते हैं, उसको लेने वाला कोई नहीं रहता है, तो बच्चा रोता है। देयर आर सो मेनी मल्टीपल। ऐसा ही है कि कभी कभी हमारे पेरेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये दिन भर अच्छा सोता है और रात भर रोता है। इट इज क्वाइट कॉमन। तो उसके लिए एक ऐसी हाइपोथेसिस हम बोल सकते हैं, ऐसा है कि बच्चा माँ के पेट में है तो एक हैमॉक जैसा है, पाळण्यात असल्यासारखं बाळ है, तो मदर सहसा दिन भर घूमते रहती है, तो बच्चा अपना मदर के पेट में, उसको इट इज लाइक हैमॉक, झूले लेके रहता है, और जब मदर सो जाती है तो वो उसको वो मिलता नहीं, तो वो मस्ती करता है। तो वो पेट में जो अंदर मस्ती करने की या घूमने की या रोने की आदत है, वो बाहर आने के बाद जाने को 4 उसका बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे सेट होता है। तो इसलिए फिर बच्चा वो रात में रोता है, बोलते कि सब दिन भर सोता है और रात में रोता है। तो दैट इज, आप भी देखो अभी आपके यहाँ जस्ट हुआ है, तो मैडम को पूछिए कि वो बोलती है कि रात में बच्चा बहुत लात मारता है, रात में बहुत घूमता है, दिन भर नहीं घूमता, क्योंकि दिन भर आपको पता ही नहीं था, यू आर इन योर वर्क, और रात को आप सोते हैं, वो भी उसका उठने का टाइम हो जाता है, तो वो रात को फिर लात मारना, तो वो रात मारना रोना भी रहता है उसमें। तो वो सब चीजें जो है वो बर्थ होने के बाद उसको जाने के लिए या अपने रिदम एडजस्ट करने के लिए 3-4 महीने लगते हैं, इसलिए ये सब चीजें होती है। बेबी इज फीडिंग, बेबी इज पासिंग यूरिन प्रॉपरली, 3-3 घंटे में दूध ले रहा है, पेशाब बराबर कर रहा है, दूध पीने के बाद 1-1.5 घंटे की नींद ले रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो यू गो टू योर डॉक्टर एंड गेट इट डायग्नोज इफ देयर इज सम पैथोलॉजी। सर एक जैसे आपने अभी बात करते करते कहा था कि वी शुड नॉट यूज डायपर्स, यस, और अब तो ऐसा है कि 24 घंटे बच्चा डायपर में रहता है। वुड यू एलैबोरेट? डायपर इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। एक तो सबसे पहले वो फिजियोलॉजिकल नहीं है, दूसरा अपने एटमॉस्फेयर के लिए नहीं है। डायपर कहाँ से आया हमारे यहाँ? वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। वेस्टर्न में ठंड ज्यादा रहती है, उनके बच्चे ऐसे पूरे पैक रहते हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी इतनी सारी ह्यूमिडिटी है, इतना सारा टेम्परेचर है, और अगर डायपर में बच्चा रहता है तो वो सब जगह ह्यूमिड, आप देखो अगर लगाओ तो पूरी जगह रेड हो जाएगी, पूरा वहां पे स्किन खराब हो जाती है। हमारे यहाँ हमारा लंगोट बेस्ट है, वो भी अपना सिंगल कपड़े वाला खादी का, दैट इज द बेस्ट। उससे एक होगा कि बच्चे को बार बार नींद भी खुलेगी, पेशाब करेगा तो नींद खुलेगी, नहीं तो डायपर में वो भी सो रहा है और उसको बदलने का काम नहीं, तो माँ बाप भी सो रहे हैं, उस वक्त भी बच्चे का अंडर फीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ये सबसे एक कॉज है। अंदर पूरा वातावरण अंदर खराब हो जाता है तो स्किन खराब होने का प्रॉब्लम है। उसके बाद डायपर में आप देखो कि पैर ऐसे पकड़ जाते हैं, क्योंकि उसका नीचे का वेट बड़ा रहता है, उससे बच्चे को वैडलिंग ऑफ गेट होने के चांसेस रहते हैं। और वैडिंग चलते वक्त आप देखो बच्चे ऐसे, आप देखो वो एडवर्टाइज आती है डायपर की, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी कंपनी है, उसमें बच्चा ऐसा ऐसा चलते दिखेगा, और अपना लंगोट वाला बच्चा सीधा चलेगा, इंडियन बच्चा सीधा चलेगा। तो वो पैर पकड़ने के या डाइवर्जन ऑफ लेग, वैडलिंग ऑफ गेट होने के चांसेस उसमें रहते हैं। और ऐसा ध्यान में है कि जो बच्चे डायपर पर रहते हैं उनको यूरिन कंट्रोल लेट आता है। अच्छा, जो नॉर्मली हमारे जो बच्चे, हम बोलते हैं कि 5 साल तक कंट्रोल आ जाना चाहिए। अभी आप देखो जो वर्किंग पेरेंट्स है, उनके बच्चे जो डायपर पहन के ज्यादातर रहते हैं, या पेरेंट्स अपने कंफर्ट के लिए पहना देते हैं, उनमें यूरिन कंट्रोल
एन्यूरेसिस जो होता है उनमें वो कंट्रोल लेट आता है। तो ये भी बहुत सारी चीजें। उसके बाद डायपर से इन्फेक्शन भी पकड़ता है। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए डायपर सबसे खराब है, कहीं पे भी फेंक देते हैं, अपने यहाँ पे कोई उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता। वेस्टर्न कंट्री में ये सब चीजें। अब हम देखेंगे हमारे यहाँ के हॉस्पिटल के जो डस्टबिन है उसमें बहुत सारे डायपर पड़े रहते हैं, वो डाल दिए और भाग गए लोग। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है। तो इसलिए डायपर नहीं वापरना चाहिए। हाँ, बहुत ही कहीं जाना है, अभी है अपने पास डायपर अवेलेबल है, एक आध घंटा हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं या कहीं बैंक में जा रहे हैं, बच्चा लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त यू कैन यूज, लेकिन सी की इट शुड बी immediately removed once you come in your comfortable environment or your home. तो डायपर should not be used at all. और रात में लगा के सोना तो बिल्कुल ही भयंकर है। उसमें ना बच्चा उठता है ना माँ बाप उठते हैं, वो भी सोता है और ये भी सो के रहता है। तो डायपर गलती से भी रात को लगाना नहीं। बहुत ही कहीं हमको जाना है तो आप आधे एक घंटे के लिए उसको वापस। सर, is this true about talcum powders also? Yes. क्या है, टैल्कम पाउडर वगैरह ये सब नई आई हुई चीज है, दे आर नॉट एनी मोर हेल्पफुल। ड्राई रखो आप बच्चे को, क्लीन करके रखो ड्राई, देयर इज नो हार्म इन यूजिंग ऐसा कुछ। लेकिन हमारा बच्चा पैदा हुआ तो मैं टैल्कम पाउडर डालूंगा ही, और यही कंपनी का डालूंगा, और उसके लिए मैं 1,000-500 रुपए का। आप बेबी प्रोडक्ट सब महंगे हैं, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी देखता है कि मैं मेरे बच्चे को क्या अच्छा दे सकता हूँ। तो वो यही कंपनी का, साहेब कोणत्या कंपनीचा पाउडर घेऊ, कोणत्या कंपनीचं क्रीम घेऊ, कौन सा ऑइल लगाऊ, ये सब कंपनियां आपको टीवी पे दिखाती है। तुम्हारे मेरे जमाने में कोई पाउडर था, कभी कोई बेबी क्रीम था, हमको लगाया गया, हम तो अच्छे हो गए। ये सब कंपनीज दे वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स, और फिर वो नई नई चीजें आपको टीवी पे दिखाएंगे, और जो पेरेंट है उनको लगता है मैं क्या दूं, और वो सब चीज लेके आएंगे। हाँ, वो ड्राइनेस मेंटेन करने के लिए मोस्टली आप जस्ट यू वाइप इट आउट। अगर कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पाउडर मत डालो, बट इट इज नॉट नेसेसरी। वही चीज ऑयल के बारे में, ये कंपनी का लगा, वो कंपनी, व्हाट इज यूज ऑफ दैट ऑयल? दैट ऑयल इज यूज फॉर मसाज, एंड दैट ऑयल शुड बी हाइपो एलर्जिक, मींस इस बेबी को कोई रैश या नहीं आनी चाहिए। तो फिर उसके लिए सबसे अच्छा कौन सा है? हाइपो एलर्जिक एंड लोकल ऑयल इज कोकोनट ऑयल। यू कैन यूज एनी कोकोनट ऑयल, नो नीड ऑफ गोइंग फॉर पर्टिकुलर कंपनी। और उसमें फिगारो, सबसे ज्यादा तो फिगारो का वो चलता है। दीज आर ऑल मार्केट पर आपको पूरी एड मिलेगी उसकी। फिर ये बेबी ऑयल, वो बेबी ऑयल, तो डोंट गो फॉर दैट। मसाज इज मींट फॉर बेबी एंड मदर कॉन्टैक्ट। बेबी को सेंसिटाइज करना है और मदर और बेबी का बॉन्डिंग बढ़ाना है, इसलिए मसाज आया है। वो कोई दाई से बाई से नहीं करना है, रगड़ा पैटिस बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, वो तो उसको लटका के वो रगड़ाना, ये सब चीजें कहीं पे मेडिकली एडवोकेटेड नहीं है। सूदिंग सिंपल अपने हाथ से बेबी को कोई भी ऑयल लेके जो बच्चे को सूट आता है वो लेके आप उसको मसाज करिए। और मतलब व्हाट आर द बेस्ट सुटेबल ऑयल्स फॉर द मसाज? ओनली पैराशूट ऑयल, दैट इज ओनली कोकोनट ऑयल। हाँ, यू कैन यूज ऑलिव आल्सो, बट कितना कॉस्टली है। उसका यूज कुछ नहीं है, कोई स्किन में घुसने वाला नहीं है। सिर्फ स्किन सॉफ्ट, कोई भी ऑयली चीज आपकी स्किन सॉफ्ट रखेगी। किसी के घर में गाय का घी होता है, वो भी लगा के लोग मसाज करते हैं, बट इट शुड बी हाइपो एलर्जिक। अगर कोई बच्चे को कोकोनट ऑयल से आता है तो यू कैन यूज ऑलिव ऑयल, किसी को ऑलिव से आती है तो आप कोकोनट। लेकिन द थिंग इज दैट इट शुड बी लोकली अवेलेबल, इट शुड बी लो कॉस्ट, एंड इट शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा कोई एडवांटेज नहीं है। और मसाज सिर्फ माँ ने नहीं, पाप ने भी करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मदर बेबी के साथ बॉन्डिंग से मदर को। आई एम नॉट गोइंग टू शो दिस पॉडकास्ट टू माय वाइफ, बट आई विल सेंड द लिंक टू हर एंड विल आस्क हर टू सी। सर, फिर भी जैसे कोई अगर कुछ बेबी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहता है स्किन केयर के लिए, शैम्पू वगैरह वगैरह जो कुछ अभी मॉडर्न में है, तो कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चेक करना चाहिए कि ये चीज ना हो तो बेटर है? ऐसा है कि उसमें बहुत सारी चीजें, यू कैन नॉट चेक कि उसमें क्या है क्या है। सिर्फ जो हमारा जो FDA है या जो भी मेडिकल उसकी जो एजेंसीज है, उनसे आप देख लीजिए कि उसमें ऐसा कोई चीज नहीं, क्योंकि बेबी के लिए एनीथिंग इज एक्स्ट्रा इज नॉट नेसेसरी एंड नॉट रिकमेंडेड। एनीथिंग इज नॉट, नो वन विल से कि ये वापरो वो वापरो वो वापरो। लेकिन जो भी प्रोडक्ट्स आप जो अच्छी कंपनी बना लेंगे, सोप के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। मैं नाम लूंगा तो इट शुड बी लाइक आई एम प्रमोटिंग वन कंपनी, आई विल नॉट टेक द नेम। लेकिन लो पीएच वाली जो भी अवेलेबल ये है, और उसके ऊपर अगर रिकमेंडेड है कि दिस सोप इज फॉर बेबी, देन दैट यू कैन यूज। दिस पाउडर ले सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने अच्छा मेरे को बहुत सारे लोगों से ये करना पड़ता है और मेरे मेडिकल प्रोफेशन को, और एट द सेम टाइम
pediatricians are not supposed to promote any baby food, baby products, हमको कहीं हाँ। पे नहीं है। हमारे यहाँ हम we don't give them calls also। हमारा जो एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसके एथिक्स में नहीं आता है। तो हम तो कभी प्रोडक्ट का नाम भी नहीं लिखते। किसी ने बहुत ही इंसिस्ट किया तो हम उनको ओरली बताते ठीक है भैया ये ले लो, बट वी डोंट रिकमेंड, वी रिकमेंडेड कोकोनट ऑयल, वो सबसे बेस्ट है। और पाउडर आप जो भी अवेलेबल है that you can, उसमें बीच में वो भी चर्चा चली थी कि टेल्कम पाउडर में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं वो कार्सिनोजेनिक है एंड ये क्या, ये सब मार्केट कंपटीशन है। अच्छा, ये ऐसा? कंपनी में इसमें ये आया, फिर वो बोलेगा वो कंपनी में ये वो आया। बैन भी हुई कुछ तो दिन फिर क्यों वापरना? हाँ। क्या देने वाला है पाउडर आपको? ड्राइनेस ही देने वाला। यू कैन कीप द बेबी ड्राई। कहाँ थे पाउडर तुम्हारे? मेरे जमाने में, अपने बाप पिताजी के जमाने में कौन से पाउडर थे? हम तो अच्छे हो गए, बढ़िया है। तो ठीक है, अभी लगता है कुछ तो यू गो फॉर एनी बेबी प्रोडक्ट व्हाट यू वांट। उसको थोड़ा सा आप इंटरनेट में, वैसे भी न्यू जनरेशन को सर्च करने की आदत, दे विल सर्च इट बट यूज देम एज मिनिमम एज they will ask it to ChatGPT. yes and he will give his answer which will be more intelligent than my answer. तो practically there is no need, but जो भी आपके लाइकिंग का आप यूज, बट यूज इट मिनिमम। राइट, ऐसा नहीं कि दिन भर उसके ऊपर डाल दे, यूज इट मिनिमम। ओके सर, इसमें एक और बहुत सारा वो आता है कि ऑयल लगाते हैं कि सर का जो वो है पोर्शन है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना न्यूबॉर्न का, तो वो कड़क हो जाए। फिर देखा जाता है कि वो ऑयल की एक लेयर से कडल कैप तैयार हो जाता है। हाँ, कडल कैप होता है। आप थोड़ा उस पोर्शन को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? बेबी को 2 फ्रंट एनेली होती है, जिसको हम हिंदी में टाळू बोलते हैं, मराठी मध्ये आपण त्याला टाळू म्हणतो। एंटीरियर फ्रंट एनेली आणि पोस्टीरियर फ्रंट एनेली। पोस्टीरियर फ्रंट एनेली एट बर्थ क्लोज रहती है या एट द मैक्स 3 मंथ्स तक क्लोज हो जाती है। वो भी प्री मैच्योर बेबी हो तो, अदरवाइज नॉर्मल जो न्यूबॉर्न होता है फुल टर्म, उसका पोस्टीरियर फ्रंट एनेली क्लोज हो जाएगा। एंटीरियर फ्रंट एनेली एक ट्रायंगुलर, एक डायमंड शेप ओपनिंग रहता है, और उसके ऊपर आप हाथ लगेंगे तो आपको ऐसे पल्सेशन लगते, पल्सेशन भी लगते हैं। वो जो है आपके जो सूर्य बोन्स है, सूचर्स वो क्लोज होने के रहते हैं, इसलिए वो ओपन होता है। वो ओपन होना जरूरी है, तो ही ब्रेन को बढ़ने को जगह मिलेगी। अगर एट बर्थ आपके पूरे के पूरे अगर बोन क्लोज हो गए, सूचर लाइन, तो ब्रेन कहाँ बढ़ेगा? इसलिए भगवान ने आपको एंटीरियर फ्रंट एनेली दी है। उसको धीरे धीरे क्लोज होने के लिए टाइम लगेगा। बाय द एज ऑफ 1.5 ईयर वो एंटीरियर फ्रंट एनेली भी क्लोज हो जाती है। वहां पे तेल डाल के क्या होने वाला है? वहां पे बोन है, सूचर्स लाइन है, और उसके ऊपर से स्किन है, और उसके ऊपर जो ब्रेन की कवरिंग है वही, उसको कुछ नहीं होने वाला। ओनली कीप इट कि वहां कोई इंजुरी नहीं होनी चाहिए। आप तो पहले उसको बादर देते हैं, सर मुंडन करके, तो वो चीज की आप सिर्फ केयर करिए। वहां पे ऑयल डाल के कुछ होने वाला नहीं है। ऑयल डाला तो जल्दी भरेगा, और ऑयल नहीं डाला तो नहीं भरेगा, ऐसा नहीं है। और उस जल्दी भर के भी क्या करना है? ब्रेन को तो बढ़ना ही है। सो इट शुड बी क्लोज बाय 1.5 ईयर्स। 1.5 या थोड़ा सा उसको आगे पीछे 1-2 महीने में क्लोज हो सकता है। अगर आपकी एंटीरियर फ्रंट एनेली पहले ही क्लोज है, बंद है, तो दैट इज बैड। दिस मीन्स योर ब्रेन इज नॉट ग्रोइंग। जो माइक्रोकेफेली के बच्चे होते हैं, जिनका जन्म माँ के पेट में ही कुछ बीमारी होने की वजह से ब्रेन बढ़ता ही नहीं है, उसको आपको एंटीरियर फ्रंट एनेली मिलेगी ही नहीं। उसके बाद एक डिसीज होता है क्रैनियोसिनोस्टोसिस, जिसमें बोन अपने आप फ्यूज रहते हैं। वो एक प्रकार का डिसीज है। बच्चा तो अच्छे से पैदा होता है, लेकिन वो क्लोज होने की वजह से उसकी ब्रेन नहीं बढ़ता, या ब्रेन वो रेजिस्टेंस से बढ़ता है, तो ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, और बच्चे को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और उनको ऑपरेट करके वो क्लोज ओपन, न्यूरोसर्जन ओपन करता है। तो इसलिए एंटीरियर फ्रंट एनेली क्लोज होना कोई घाई की चीज नहीं है। वो अपने टाइम पे क्लोज होगी, उसके हिसाब से ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। उसमें वो ऑयल का कोई रोल नहीं, ऑयल का एब्सोल्युटली कोई रोल नहीं है। और आप रोज रोज जो ऑयल उसको लगाते, ऑयल के ऊपर ऑयल की और बहुत नाजुक जगह है, हाथ मत लगाओ करके वो पहले का ऑयल निकलता नहीं। उसके ऊपर आप धीरे धीरे लगाते रहेंगे तो उसका कैप तैयार हो जाता है। उसके अंदर फिर फंगल इन्फेक्शन पकड़ता है, कभी कभी पानी जाके घुस गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ता है। इसलिए इट शुड बी क्लीन प्रॉपरली। उसको वाइप अप कर डालो, तेल डालने की कोई आवश्यकता। वेरी इंटरेस्टिंग। सर, व्हाट शुड बी द वैक्सीन? मतलब एक गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाती है पीएचसी के थ्रू या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू, उसमें तो जो कॉमन वैक्सीन देते हैं वो देते ही है, बराबर। पर फिर भी आप एक बार सजेस्ट करके कौन सी वैक्सीन मस्ट कवर्ड है, और कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी में आई है जो हमें देनी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा टू गवर्नमेंट वैक्सीन? बराबर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो भी अपने लिए, पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैक्सिमम वैक्सीन गवर्नमेंट में मिल जाते हैं। एट बर्थ हम सबको बीसीजी लगाते हैं, और हेपेटाइटिस बी का पहला डोज।
उसके बाद 1.5 मंथ, 2.5 मंथ आणि 3 मंथ त्याच्यामध्ये डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एच इन्फ्लुएंजा बी, निमोकोकल वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन एंड ओरल पोलियो। तो ओरल पोलियो सिर्फ अभी एट बर्थ ही लेते हैं, उसके बाद अभी जो अपने यहाँ से पोलियो का उच्चाटन हो गया और हम लोग इंजेक्टेबल पोलियो देते हैं, तो बाद में ओरल पोलियो की देने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस अदरवाइज अगर कहीं पे केस मिलती है और गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। अमिताभ बच्चन आके बोलता है कि दो तो देना, नहीं तो बर्थ के बाद हमको पोलियो देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है वो 3 महीने में होता है, 3.5 महीने में होता है, 1.5, 2.5, 3.5। उसके बाद आपको 9 मंथ्स में हम लोग एमएमआर देते हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट एमआर देता है, जिसमें मीजल्स और रूबेला हम जो देते हैं एमएमआर, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। तो मीजल्स और रूबेला ये जो गवर्नमेंट, उसमें मीजल्स यानी गोवर खसरा जिसको हिंदी में बोलते हैं, रूबेला को हम जर्मन गोवर बोलते हैं या जर्मन गोवर, ज्याला आम्ही मराठीमध्ये म्हणतो फ्युअर अँड रॅश वाला। मम्स जो है वो वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं दिया जाता, मम्स यानी गालफुगी। अभी देखो आप बहुत सारे बच्चे आते थे यहाँ से फूगे हुए, तो वो वैक्सीन हम प्राइवेट में देते हैं। तो अभी तो मैक्सिमम वैक्सीन आपको गवर्नमेंट में मिल जाते हैं, वहाँ पे अच्छे क्वालिटी की वैक्सीन है, यू कैन टेक देयर। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट में जो वैक्सीन देते हैं उसमें पेन और फीवर थोड़ा सा आता है, पैर में सूजना, तो बहुत सारे पेरेंट्स को वो डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए रहता, तो दे कम टू अस एंड वी ऑफर देम पेनलेस वैक्सीन। उसमें डिफरेंस ऐसा है कि जो उसमें जो वैक्सीन है दैट इज होलसेल वैक्सीन, और पर्ट्यूसिस को जो वैक्सीन रहता है उसमें डीपीटी में जो पी है वो पर्ट्यूसिस का है। तो पर्ट्यूसिस के जो वैक्सीन से थोड़ा सा लोकल रिएक्शन आना, पैर में सूजन आना या बुखार आना, ये उस वैक्सीन की रिएक्टोजेनिसिटी है, उसका कोई वो गलत नहीं है, वो आना स्वाभाविक है। हम जो प्राइवेट में देते हैं उसमें असेलुलर पर्ट्यूसिस यूज करते हैं, तो उसमें ये रिएक्शंस नहीं आती या थोड़ी कम प्रमाण में आती है, यही उसमें डिफरेंस है। बाकी इफेक्टिविटी एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो ये आप प्राइमरी वैक्सीनेशन हो गया। बाद में आता है कि 6 मंथ के बाद जो फ्लू का वैक्सीन हम प्राइवेट में लगाते हैं वो गवर्नमेंट में नहीं लगता, वो भी कोई कंपलसरी वैक्सीन नहीं है, लेकिन अभी आप देखते हैं कि बार बार फ्लू के पेशेंट्स आते हैं, कोई बच्चे अस्थमेटिक रहते हैं, इनकी थोड़ी इम्यूनिटी कम रहती है, तो इफ दे कैन अफोर्ड दे कैन टेक फ्लू शॉट्स। वो 2 शॉट्स लगते हैं आफ्टर 6 मंथ, 1 मंथ की इंटरवल से, और फिर ईयरली एक फ्लू शॉट हम देते हैं। फिर 15 मंथ में गवर्नमेंट एमआर देता है, हम लोग एमएमआर देते हैं, जो मैंने आपको बताया। 18 मंथ्स में फिर से वो जो डीपीटी वाला जो है, डीपीटी, आईपीवी और निमोकोकल वैक्सीन हम 18 मंथ्स में या 15 to 18 में आप दिया जा सकता है। आपको वहां पे बहुत सारे वैक्सीन अलग अलग टोचे जाते हैं। प्राइवेट में आपको हेक्सावैलेंट वैक्सीन मिलता है, 6-in-1 वाला, वहां पे 5-in वाला मिलता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। उसके अलावा एक हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, दैट आई विल पर्सनली रिकमेंड कि देना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी जो शादी का मौसम है, बाहर लोग खाना खाते हैं, तो उसमें वायरल हेपेटाइटिस होता है। तो जो हम एट बर्थ देते हैं वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, और कहीं से प्रीक हो गया उससे होगा, लेकिन जो हमारे खाने से फैलता है वो पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द टाइम हेपेटाइटिस ए रहता है, और उसका वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं मिलता। तो दैट यू कैन टेक फ्रॉम प्राइवेट आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर 2 डोजेस एट 6 मंथ इंटरवल से हम देते हैं। उसके बाद चिकन पॉक्स का वैक्सीन आता है, जो गवर्नमेंट आपको मिलेगा नहीं, दैट इज ऑल्सो गुड वैक्सीन यू कैन गिव। अभी चिकन पॉक्स तो सबको होता है और निकल भी जाता है, और चिकन पॉक्स एक बार आपको हो गया तो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आती है, आपको फिर से नहीं होता। तो चिकन पॉक्स वैक्सीन इटसेल्फ एक्ट्स एज अ वैक्सीन, डिसीज एक्ट्स एज अ वैक्सीन। लेकिन हर्पीज आपने सुना होगा, जिसको हम हिंदी में या मराठी में नागिन बोलते हैं। तो हर्पीज जोस्टर जो है वो चिकन पॉक्स का रीएक्टिवेशन है। अच्छा। अगर मेरे को आज चिकन पॉक्स हो गया तो जो वायरसेस है, मेरे जो नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स है, उसके अंदर डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। अच्छा। और अगर मेरी कहीं से इम्यूनिटी कम हो गई, मेरे को कोई एक आध बार बीमारी हो गई, मैं मालनरिश हूँ या मेरे को कोई बीमारी होगी, तो उसमें वो रिएक्टिवेट होता है। और आप देखेंगे कभी कभी चेहरा इधर से पकड़ लिया, यहाँ से पीछे से नागिन दौड़ गई, और वो बहुत पेनफुल रहता है। तो आप अगर ये वैक्सीन देते हैं तो आपको ना चिकन पॉक्स होगा, ना आपको वो हर्पीज होगा। तो दैट इज मेन एडवांटेज ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीन। वो भी हम 15 मंथ्स पे देते हैं, और उसके तो भी 2 डोज रहते हैं। सेकंड डोज 3 मंथ्स के बाद आप कभी भी दे सकते हैं। उसके बाद टाइफाइड का वैक्सीन इज वन ऑफ द गुड वैक्सीन दैट यू कैन गिव आफ्टर 6 मंथ। एक सिंगल डोज रहता है एंड दैट गिव्स यू गुड प्रोटेक्शन। तो ये बहुत सारे वैक्सीन है। फिर आप 5 साल में वही गवर्नमेंट का जो वैक्सीन है वही आपका प्राइवेट में लगेगा। उसके अलावा जापानीज एनकेफेलाइटिस का वैक्सीन हम देते हैं, वो भी कुछ कुछ एरिया में
जहाँ पे केसेस पाई गई या जहाँ एंडेमिक जोन्स है, जो पर्टिकुलरली आंध्रा से कनेक्टेड अपना भाग है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट में भी आपको मिलता है, आप प्राइवेट में भी उसको दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वैक्सीन और है, लेकिन पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के वैक्सीन आपको लेना है, वो नेशनल यूनिवर्सल प्रोग्राम में आता है। उसके अलावा जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के जो है, उसमें जो मैंने आपको बताया वो वैक्सीन वो कैटेगरी में आती है। लेकिन मैक्सिमम जो भी वैक्सीन आपको एडिशनल लेना है, तो यू प्लीज कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन, आस्क हिम बेनिफिट्स एंड उसके जो भी है, क्योंकि बहुत कॉस्टली भी होते हैं। अब कोई अगर गरीब बच्चा है, मैं उसको नहीं बोलूंगा तू चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगा, उसको तो चिकन पॉक्स हो गया तो पूरेगा, वो अपनी दिन की रोटी मेरे को क्यों दे वैक्सीन के लिए। तो ऐसा भी नहीं है, हम लोग भी सोच के बताते हैं एंड वी ऑफर पेरेंट्स। अब हमारे पास अगर कोई आया और अगर बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को पेनलेस नहीं, मेरे को पेन वाला ही चाहिए, तो मैं बोलता हूँ तू मेरे को क्यों पैसे दे रहा है, तुमको तो वो गवर्नमेंट में फिर मिल जाएगा, क्योंकि सेम वैक्सीन इज ऑफर्ड एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो। तो दिस इज द वे। बट जो नेशनल इम्युनायझेशन प्रोग्राम में है, दैट वॅक्सिन शुड बी गिवन, बिलकुल न चुकता रेग्युलर दिल्या गेल्या पाहिजे। आणि ऍडिशनल जे वॅक्सिन आहे, तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांच्या कन्सल्ट करून तुम्ही ते देऊ शकता, कारण ते सगळे कॉस्टली वॅक्सिन। सर, एक वैक्सीन के बारे में छोटा सा एक स्टडी या बहुत सारे रिसर्चेस मैंने कभी मेरे पढ़ने में आए कि वैक्सीन पूरे तरीके से कभी कभी रिसर्च नहीं होते, या इनका इफेक्ट मेंशन्ड होता है कि ये सिर्फ 10 साल के लिए चलेगी या 15 साल के लिए चलेगी। व्हाट इज द ट्रूथ इन दिस? देयर इज नो ट्रूथ इन दैट, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जब आपके बच्चे के लिए आ रहा है तो बहुत सारी परीक्षा से आ रहा है। कोविड वॉज द ओनली वैक्सीन जो इतने अर्ली आया। अदरवाइज कोई भी देश में, कोई भी फैसिलिटी में वैक्सीन जब तक पूरे वो स्टेजेस से नहीं आएगा तब तक मार्केट में नहीं आएगा। इसलिए वो बिल्कुल दिमाग से निकल डाली। हाँ, ऐसा है कि मैंने चिकन पॉक्स का वैक्सीन ले दिया लेकिन मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया, तो वो तो हर चीज में होगा। एवरी वैक्सीन इज नॉट 100% प्रोटेक्टिव, बट एट द सेम टाइम उसकी सीवियरिटी कम रहेगी। आप अगर हमारे जमाने में जब चिकन पॉक्स आता था तो आप देखो पूरे भर जाते थे। अभी अगर चिकन पॉक्स का वैक्सीन दिया तो आएगा नहीं, आया तो कम प्रमाण में आएगा। तो दैट इज रॉन्ग। वैक्सीन कभी भी विदाउट मल्टीपल स्टडीज आता नहीं है। इट टेक्स इयर्स टुगेदर टू डेकेड, आई कैन से, टू कम इन द मार्केट एंड टू बी। उसके पहले सब उसकी टेस्ट होगी, बाकी एनिमल्स पे होगा, और उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स आने के बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बाद जाके फिर हमारे यहाँ चल में आएगा। उसके बाद एक रोटा वायरस वैक्सीन हमारा इंपॉर्टेंट वैक्सीन हो रह गया, वो भी हम 1.5, 3.5 महीने में ओरल देते हैं, वो भी गवर्नमेंट में फ्री मिलता है। उसमें भी एक 2-3 प्रकार के, कोई डोज 2 डेज शेड्यूल वाला है, कोई 3 डोज शेड्यूल वाला है, लेकिन वो विद इन 1 ईयर आपके तीनों डोजेस कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन विच आई विल थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने वो गवर्नमेंट की इसमें ले लिया, क्योंकि इट वाज अर्लियर अ वेरी कॉस्टली वैक्सीन। और हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नागपुर में, तो हमारा पूरा वार्ड डायरिया से भरा रहता था, रोटा वायरस। वी यूज्ड टू, उस वक्त तो वॉसोपिस भी नहीं था, निडल डाल के टोचना, यहाँ लगाओ, आखिर में यहाँ पे भी मेन पकड़ के हम आईवी लाइन देते थे। लेकिन जब से ये वैक्सीन आ गया, एब्सोल्युटली रोटा वायरस का इंसिडेंस बहुत कम हो गया। तो हम भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि रोटा वायरस ऐसी बीमारी है उसको जल्दी ठीक भी नहीं कर सकते। इट टेक्स इज 4 to 5 days। तो दैट इज वन ऑफ द गुड वैक्सीन। और एवरी पेरेंट शुड कीप इन माइंड, जो भी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वैक्सीन है वो आपको जरूर देना है, कोई भी वैक्सीन आप छोड़ना नहीं, एंड इट शुड बी गिवन ऑन टाइम। राइट, ठीक है सर। वैक्सीन से थोड़ा बाहर आते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि, हम कह सकते हैं भारत में तो उसे पर्टिकुलर नाम है अन्नप्राशन। जैसे 6 महीने हो जाते हैं तो मदर फीड से हटके अन्नप्राशन पे आते हैं। बिफोर आस्किंग यू क्वेश्चन ओवर देयर, कॉमनली सबसे कॉमन होता है कि दाल का पानी देना है, जो कि मोस्टली कहते हैं कि एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स है या व्हाटएवर स्टार्च है। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ सर, अन्नप्राशन में what are the foods which should be avoided and what are the foods which should be must included? Yes. And in what proportion, what frequencies? It is very important question. उसको हम बोलते हैं वीनिंग, एंड वीनिंग शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 6 months, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को जो भी चाहिए वो माँ से दूध से मिल जाता है। 6 महीने के बाद बच्चे को हम जो डाइट चालू करते हैं, इट शुड बी अ सेमी सॉलिड, इट शुड नॉट बी अ लिक्विड। बच्चे को 6 महीने के बाद गाय का दूध पिला दिया, इसका मतलब वो वीनिंग नहीं है। अच्छा, बच्चा माँ काम पे जा रही है तो डब्बा मंगा के पिला दिया, वो वीनिंग नहीं है। वीनिंग इज
एडिशन ऑफ सेमी सॉलिड फूड विथ हम्म। कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा। ठीक है, तो उसमें दाल के पानी का कोई रोल नहीं है, उसमें शुड बी अ गाढ़ी दाल, लाइक दाल का सूप। इट शुड कंटेन दाल पार्टिकल्स। अगर आप राईस वॉटर दे रहे तो इट शुड नॉट बी राईस वॉटर, ती भाताची पेज असली पाहिजे। इट शुड बी थोडासा थिक। एडिशन ऑफ थिक फूड इज विनिंग, नहीं तो कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या कंटिन्यूएशन ऑफ फीडिंग हो गया, वो विनिंग नहीं है। तो जो भी हम देते हैं उसमें आपकी दाल आनी चाहिए, उसमें सीरियल्स आनी चाहिए, और उसके बाद में फ्रूट्स आने चाहिए। अच्छा, फ्रूट्स में भी यू शुड नॉट गिव फ्रूट का जूस, ओके, इट शुड बी फ्रूट का लगदा, पल्प, इट शुड बी पल्प। वो अगर जाएगा तो उसमें फाइबर जाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी जाएंगे, प्रोटीन्स भी जाएंगे, और वो सब बच्चे को जाना चाहिए। उसके साथ घी भी जाना चाहिए। अच्छा, अगर हमको क्या लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स लगते हैं, प्रोटीन्स लगते हैं और फैट्स लगते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी सब चीजें, आपका फ्रूट कंप्लीट करेगा, आपके सीरियल्स, दाल में सब में कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, प्रोटीन्स भी रहेंगे। फैट रह गया, फैट कहाँ से जाएगा, तो यू ऐड सम घी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फूड। इसमें सर जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, यस, वही है कि ये सब चीजें ऐड करना है, कोई भी नए चीज पे मत जाओ। हमने बोला सर उसको फ्रूट खिलाओ, तो फिर ड्रैगन फ्रूट खिलाओ क्या, लोगों का सबसे पहला अरे भैया अपने यहाँ पे बहुत सारे फल है, हमारे यहाँ बनाना है लोकल फ्रूट। यस, विच इज द रिचेस्ट इन एवरीथिंग। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है, उसमें मिल जाएंगे। कंप्लीट फूड हम जिसको बोल सकते हो, बनाना है, तो यू कैन गिव दैट, बट डोंट गिव काऊ वाला मिल्क। जो आपने बोला क्या नहीं देना है, गाईचं दूध द्यायचं नहीं है, गाय का दूध बच्चे को देना ही नहीं है, 2 साल तक तो पिलाना ही नहीं है, क्योंकि वो भी एलर्जिक रहता है। और उसके सबसे पहले गाय का दूध किसके लिए बना है, किसके लिए बना है, गाय के बच्चे के लिए। गाय के बच्चे के लिए। उसका ब्रेन बढ़ता है कि शरीर बढ़ता है, शरीर बढ़ता है। आप देखेंगे गाय का बच्चा तो दूसरे दिन ही चलने लगेगा, हमारे बच्चे को चलने को 1 साल लग जाता है। हमारे बच्चे का ब्रेन बढ़ा देता है। आप बच्चा देखो, उसका हेड साइज अबाउट 1/3 से ज्यादा हेड साइज रहता है, और जब बच्चा 2 साल तक होता है आपको हेड ही बड़ा दिखता है, और उसके बाद फिर बॉडी बढ़ना शुरू होती है, उसके बाद ब्रेन की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो हमारे ब्रेन को बढ़ने के लिए जो चाहिए वो हमारे माँ के दूध में है। इसलिए काउज मिल्क इज नॉट एट ऑल अ सब्स्टिट्यूट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड नॉट अ वीनिंग फूड। ये चीजें फिर उसका पोटैटो हो गया, स्मैश पोटैटो यू कैन गिव, मैंने सब बताया। वो सीरियल्स आप दे सकते हैं, फ्रूट्स आप दे सकते हैं पल्प फॉर्म में, और जो भी दो, एक दाल एक बार। जैसे मैंने अगर तुअर की दाल शुरू की है तो मैं 8 दिन तुअर की दाल ही दूंगा। अगर मेरे बच्चों को तुअर की दाल की एलर्जी है, उसको पचती नहीं है, और अगर मैं दाल तुअर और मसूर मिला के दे रहा हूँ तो मेरे को समझेगा ही नहीं क्या। तो एक 5-6 दिन या 1 वीक आप एक दाल दो, उसके बाद ऐड दूसरा ग्रेन। अभी मैंने आज से चावल का पेज शुरू की, तो मैं 8 दिन चावल की पेज ही दूंगा। उसके बाद मैं दूसरी या तुअर की दाल का सूप दूंगा। 8 दिन तुअर के साल का सूप देने के बाद मैं 15 डेज के बाद दाल और तुअर, राइस और तुअर ऐड करके फिर मेरी खिचड़ी तैयार होगी। इट शुड बी लाइक दैट, 1 ग्रेन एट अ टाइम। जो भी ग्रेन देना है एक टाइम एक ग्रेन दो, हफ्ता भर रुको, फिर न्यू ग्रेन ऐड करो, एंड फिर उसके बाद यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन। एंड साइड बाय साइड वी कैन स्टार्ट फ्रूट्स। यस, अगर 5 फूड हम देने चाहिए नॉर्मली दिन भर में, तो उसमें जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसके पहले शाम को एक बार, और ऐसा करके 5 फूड हम 4 से 5 फूड हम देते हैं। तो उसमें आप यू के एक फूड का हो गया, एक आपका दाल वाला हो गया शुरुआत में, एक आपका सूप वाला हो गया, एक आपका शुरुआत में आपको 2 बार आप राइस की पेज दे सकते हैं, 2 बार आप फ्रूट वाला दे सकते हैं। ऐसा करके धीरे धीरे यू कैन नॉट। बहुत सारी दादी के नुस्खे रहते हैं घर में, दादियां बनाती है कि तुअर की दाल डालेंगे, उसके ऊपर मसूर की डालेंगे, उसके ऊपर गेहूं डालेंगे, या उसके अंदर राइस डालेंगे, उसको पीस के लाएंगे, दैट इज द बेस्ट फूड। अच्छा, एंड ऐड सम घी इन इट, तो इट मेक्स कंप्लीट फूड। तो ये आप दीजिए ना, कोई सेरेलैक, फैरेक्स, सब गलत है। अच्छा, क्या बनाने वाले, 5 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचना है। आज मेरे को बताइए, वो जो आपका टीन रहता है कितनी कीमत है आप अगर लेते हो, 500-700 क्या रहेगा उसके अंदर, कोई अमृत और सोना थोड़ी भरा है। उसमें तो दाल चावल गेहूं तुम्हारे घर की है, वही उन्होंने पीस के दिया, उसको सिर्फ फ्लेवर्ड किया, और उसको मार्केट में लोगों को दिखाया कि ऐसा खाने से बच्चा ऐसा होता है, और ज्यादा शुगर ही कर दिया, और ज्यादा शुगर ही कर दिया, और एडवर्टाइज में ऐसे दिखाते हैं कि बच्चा मोटा। अब हर सेरेलैक खाने वाला बच्चा मोटा नहीं है, आप भी देखते हैं। दैट इज नॉट, अगर किसी का जेनेटिक की वजह है तो आप सेरेलैक खिलाओ, खुद भी खिलाओ। आई विल नॉट टेक नेम ऑफ एनी ब्रांड, कोई भी हो। विनिंग फूड शुड बी अ होम फूड, एंड इट शुड नॉट बी अ मार्केट, राइट, नॉट बी।
मैं आज तक मैंने किसी को लिखा नहीं और हम कभी लिखते नहीं और वी आर नॉट अलाउड टू राइट. सो होममेड फूड इज द बेस्ट फॉर विनिंग. सर ये अब जैसे हमने सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया, मदर की फीडिंग चालू है, तो सर ये मदर की फीडिंग कितने दिनों तक, टिल व्हाट एज वी शुड 2 कंटिन्यू? years. 2 years. You should give breastfeeding till 2 years. हम्म. मैंने बोला 2 years तक ब्रेन आपका मैक्सिमम ग्रो हो रहा है और ब्रेन को जो भी चाहिए वो माँ के दूध में है. अगर हम नहीं देते, मेरे को काम है, मैं इधर जाती हूँ, मैं उधर जाती हूँ, ऑफिस मदर्स का भी बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, उस वक्त हमको देना पड़ता है. लेकिन हम बोलते हैं उनको कि एक बार दूध निकाल के रखो, एक फीड उसका दो और उसके बाद आवश्यकता पड़े आप नहीं आ सकते तो. और कभी कभी मदर का लैक्टेशन ही उससे पहले बंद हो जाता है या नहीं होता है, वो सब साइकोलॉजी है. अच्छा. इन वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस लैक्टेशनल फेल्योर होता है. जैसे इसको तो दूध ही नहीं था, पहले बच्चे में भी नहीं था, ये सब मिथ्स है. ये जो आजू बाजू के लोग है वो वातावरण तयार करके रखते हैं की नाही हिला दूधच नव्हतं, पहिल्या बाळाला नाही दिलं, आता दुसऱ्या बाळाला, ऐसा कभी नहीं रहता. एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज टोटली अ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इशू. आप अगर मदर को बोलते हैं, अब मेरे यहाँ बहुत सारी मदर आती है, साहब इसको दूध ही नहीं है, मैं उसको एखादा कुछ तो भी शतावरी लिख दूंगा, लेकिन वो शतावरी काम करता कि नहीं मेरे को पता नहीं. मैं उसको बोलता हूँ तू ये पिला, तेरा दूध बढ़ने वाला है, तो वो शतावरी काम नहीं करता, लेकिन मैंने जो उसको कॉन्फिडेंस दिया रहता है कि तेरा दूध बढ़ने वाला है, उससे उसका दूध बढ़ता है. अच्छा. मैं उसको दादी को बोलता हूँ, वो बोलती पीता ही नहीं. सब बोला पेशाब कितने बार कर रहा है, तो बोले 8 से 10 बार कर रहा है. बोला अगर मदर को दूध नहीं, तू पानी पिलाते क्या उसको, तो नहीं. फिर पेशाब कहाँ से आ रही है, पेशाब दूध से बन रही है, इसका मतलब बच्चे को दूध बराबर है, बच्चे को यूरिन भरपूर हो रही है, बच्चे का वेट गेन हो रहा है और सास को लग रहा है मेरे को दूध नहीं है, तो गलत है. पेशाब बराबर है, वेट गेन हो रहा है, मदर बोलती है दूध नहीं है, तो गलत है. वो तुम्हारा सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स नाही आहे. साहेब हा पटकनच सोडून देतो. पटकन का सोडतो, कारण तेवढ्या वेळात तो तेवढं लागतं तो पिऊन घेतो. तो मेनली when baby is passing urine adequately, baby is gaining weight properly, baby is playful, sleeping in between, it means सब्स्टिट्यूट की कोई आवश्यकता नहीं है, मार्केट फूड की कोई आवश्यकता नहीं है, मार्केट फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है. सब व्यवस्था उसने करके रखी है प्रॉपरली आपको बच्चे. सर थोड़ा सा अभी हम नियोनेंटोलॉजी से, मतलब न्यू बॉर्न से अब टॉडलर और किड्स पे आते हैं. सर किस एज तक, एक डिस्कशन चला है, कौन से एज तक हम बच्चे को शुगर और सॉल्ट देना ही नहीं चाहिए, या और क्यों? बराबर. आइडियली यू शुड नॉट गिव शुगर, एडेड शुगर नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो भी शुगर चाहिए रहती है ये सब चीजों में मिलती है. कार्बोहाइड्रेट शुगर है, व्हेन यू आर गिविंग उसको सीरियल, एंड ऑफ द डे वो शुगर में कन्वर्ट होने वाला है. और अगर हम उसको एडेड शुगर देते हैं तो फिर उसको जो काम करने है वो नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी मिलती है और फिर प्रॉपरली वो खाएगा नहीं. आप एक ग्लास शरबत पी लो, आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि इमीडिएटली बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है. तो इसलिए एडेड शुगर नहीं देना चाहिए. उसमें बहुत सारा वो भी है कि शुगरी चीज खाए तो दांत में पकड़ लेगा, तो उसमें कैरीज होने का भी डर रहता है. इसलिए नो एडेड शुगर. एटलीस्ट 2 साल तक बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 ईयर तक आपने नहीं देना चाहिए. और जो सॉल्ट के बारे में वो भी वही है, क्योंकि बच्चों की जो किडनी है वो इमेच्योर किडनी है, दे आर नॉट मैच्योर प्रॉपरली. वो ब्रेस्ट फीडिंग पचा सकती है, आपने दिया हुआ वीनिंग फूड पचा सकती है, लेकिन उसके ऊपर अगर सॉल्ट ओवरलोड हो गया, क्योंकि अक्मी तो निकलना यूरिन से ही है, अगर आपकी किडनी पे ओवरलोड हो गया, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द बेबीज. सो दैट्स व्हाई शुगर एंड सॉल्ट दे शुड नॉट बी गिवन. अवॉइडेड शुड बी 2 years, बट एटलीस्ट 1 साल तक आपने नहीं देने. सर वो मतलब जैसे मेहमान आते हैं तो बच्चे के लिए चॉकलेट, यस, वेफर्स, यस, सबसे ज्यादा वो तो आपका प्रोसेस फूड, हाँ. और वो तो पूरा टॉपिक ही टोटली डिफरेंट ही है. पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे ये सब दे आर मेकिंग हैवॉक, एंड दिस टेलीविजन एंड मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बार बार आपके ऊपर बम्बार्डिंग करती है और बच्चे को लेने लगाती है. तो दैट इज वेरी बैड थिंग आई कैन से. बट as far as our this weaning and this discussion is concerned, you should avoid these both the two things. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको शुगर मिल रही है खाने में. वैसे भी सर अब हम टॉडलर सेक्शन में अगर डिस्कस करें तो ये पैकेटेड फूड that should not be given, that should not be given, that should not, क्योंकि वो फास्ट फूड बोल दीजिए, पैकेट फूड बोल, प्रोसेस फूड, लेट्स से चीज हो गया, तो ये सारी चीजें, चीज पर्टिकुलरली फॉर ये सब चीजें जो है दे कंटेन्स मोर ऑफ एनर्जी. एनर्जी बहुत है उसमें, लेकिन प्रोटीन कहाँ है. फैट्स भी बैड फैट्स है, चीज है, बटर है, जो भी आप खा रहे हैं सब प्रोसेस है. एंड दिस प्रोसेस फूड इज वेरी डेंजरस फॉर योर लिवर.
दिस प्रोसेस, इवन वन ऑफ द स्टडी हैज बीन डन कि जो बच्चों को अब अगर हर्ली दिस सॉल्ट कंटेंट पड़, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत रहता है, क्योंकि प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए यू नीड सॉल्ट, नहीं तो वो रोटन हो जाएंगे। तो दिस कैन कॉज हाइपरटेंशन इन योर लैटर एज। अच्छा, ये अगर आप खाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर होने की आगे के एज में, अर्ली एज में भी चांसेस रहते हैं। तो ये चीजें आपको, प्रोसेस फूड के बारे में तो मैं क्या बताऊं, वो तो सब पेरेंट्स से समझ लेना चाहिए। अभी तो ऐसा एक वेपर माँ के हाथ में रहता है और एक बच्चा खाते रहता है। हमारे ओपीडी से बाकी कचरे की जगह पैकेट ही ज्यादा निकलते हैं, हम तो बार बार सर फोड़ के बताते हैं, लेकिन क्या करें। और दिस, इसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो दिखाया जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिस ऑल शुड, दे आर वेरी डेंजरस, दिस कॉजेज ओबेसिटी, they can cause your diabetes in early age, they can cause hypertension, they can cause multiple dyslipidemia, ये सब चीजें ये फास्ट फूड से होती है। आप देखो कि वो एक बार टीवी के सामने बैठ गया और खा रहा है, कितना खाता है उसको पता ही नहीं है, उसकी वजह से ओबेसिटी। हाँ, मैं इस पे टॉपिक पे आने वाला था। हाँ। कई बार सर ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त माँ एक तो फोन देख रही है, या फिर अभी अब देखा जाता है कि 7 महीने का 6 महीने का बच्चा हो गया कि उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए रो रहा है तो स्क्रीन, 1 साल का हो गया बच्चा, 1.5 साल का हो गया स्क्रीन, शादी में जा रहे हो और वो बच्चा खा नहीं रहा है, 1.5 साल का 2 साल का है तो फोन दिखा के खिला रहे। इस पे क्या डिस्कशन हो सकता है? ये टोटल एक बड़ा टॉपिक है, स्क्रीन टाइम। उसमें एक ही है कि ये बहुत ही डेंजरस है कि आपके ब्रेन को आप स्क्रीन एक्सपोज कर रहे हैं। स्क्रीन, एक स्टडी में ऐसा दिखा है कि मैक्सिमम जो स्क्रीन एक्सपोजर 6 मंथ में हो जाता है। Near about 80 to 90% of babies are exposed with skin up to age of 6 months. नॉर्मली हमारा जो रेटिना है वो हर चीज परस्यू करता है और इसकी इमेज फॉर्म करके हमको दिखती है। आपको याद होगा जब हमारी जो मदर प्रेग्नेंट रहती थी तो बुनती थी, स्वेटर बनना रहता था, और उसके साथ एक झुंबर बनता था। याद है वो लाल पीली टिकली वाला और ऊपर लगा रहता था। व्हाट वाज दैट? बुनना यानी गर्भ संस्कार, कॉन्सेंट्रेशन। मदर यूज टू कॉन्सेंट्रेट। अभी मदर दिखती है मोबाइल, पूरी प्रेग्नेंट, वो ढूंढते रहती कौन से प्रोडक्ट मेरे बच्चे वो कभी भी एक स्थिर नहीं देखती, वो दिन भर मल्टीपल साइड देखेगी तो वो चंचलता बेबी में आएगी। इट कॉजेस हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। सेम इट हैपेंस, जो शुगरी फूड है उसमें भी बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसलिए हम शुगर में बताना जब भी भूल गया, वो भी वन ऑफ द रीजन है कि वी अवॉइड शुगर। दैट हाइपोथेसिस इज देयर, कैन शुगर कैन कॉज हाइपर एक्टिविटी। तो जब पैदा होता है, हमारा झुंबर लटका रहता था और बच्चा उसके तरफ देखता था, और जैसे ही उसने देखना शुरू कर दिया हम बोलते थे नजर आ गई। अभी नजर कहाँ आती है? अभी मोबाइल देखे ऐसा ऐसा। हाँ, राइट। और वो जो तुमने 6 महीने में एक्सपोज किया हुआ बच्चा है, वो जब 2 साल में 3 साल में तुमने मोबाइल नहीं दिया करके रोता है, तो फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब इसकी आदत हटाओ। आपने तो आदत किसने लगाई? राइट। और वो जो है, हर बार मैं झुंबर क्यों बोलता हूँ, आप देखो झुंबर की तरफ बच्चा देखेगा, लेकिन उसके ऊपर अगर एक आधे दादाजी का फोटो है तो उसके तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि उसको कुछ तो भी हिलते रहना चाहिए, एंड दैट शुड बी एट द सिंगल प्लेस। मोबाइल में क्या होता है, एक स्क्रीन 2 स्क्रीन, तो उसकी इमेजेस फॉर्म ही नहीं होती। एक इमेज फॉर्म होने के पहले दूसरी इमेज वो देखते रहता है, और वो बच्चे के जब आप उसमें वैसी इमेज फॉर्म, उसमें अति चंचलता आती है। ये बच्चे ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में लैंड होने का डर रहता है, और इसलिए आप देखेंगे कोविड के बाद इसका सबका प्रमाण बढ़ गया। कोविड में हम भी लोग मोबाइल पे थे और हमारे बच्चे भी मोबाइल में थे। सो नो स्क्रीन, नो स्क्रीन टिल 3 इयर्स, दिखाना ही नहीं है। लोग बोलेंगे नो स्क्रीन मीन्स नो स्क्रीन। ओके, लोग बोलेंगे ऐसे कैसा हो सकता है? मैं बोलता हूँ हम उसमें से आए हैं, हमारे वक्त कहाँ थी स्क्रीन? था ही नहीं स्क्रीन। तो ये अपने आपके, और इसका और क्या क्या होने वाला है। आज 15 साल का बच्चा सुसाइड सोचता है, और जिस वक्त हमको दिमाग में भी नहीं आता था सुसाइड करके क्या चीज। अननेसेसरीली एक्सपोजर मिलता है बहुत सारी चीजों का, जो एज में नहीं चाहिए, और उसके फिर दुष्परिणाम आपको ऐसे एज में मिलेंगे जहां उनको रेजिस्ट भी नहीं कर सकते, वही आपके। तो दीज आर ऑल, एक नया टॉपिक आप एक आध बार अपन उसके ऊपर लेंगे। इट्स अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक एक्चुअल में। हाँ सर, इतना वास्ट डिस्कशन, और ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे यहाँ पर अब हमने डिस्कस किया है। होपफुली मतलब सारे न्यू पेरेंट्स को, और जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए टॉडलर फेज में, टॉडलर मीन्स मान के चलिए 1.5 साल के आसपास है,
3.5-4 साल तक के, तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे कवर हो गई होगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में और कुछ आता है या आप कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसे ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सर, मतलब इतना ब्रीफ आंसर्स आपने दिया और बहुत ही पॉइंटेड थे सारे आंसर्स, और होपफुली इस सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए हम हमारा पॉडकास्ट और आपका नॉलेज काम में आए, ये कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।